बच्चों, हम लोग आज क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर का प्रश्नावली 3.1 को पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक करा दिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to लास्ट तक सॉल्व करेंगे। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैंने ये क्वेश्चन पहले से लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला यूनिट है। इसमें x, y और z का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, पहले हम दोनों मैट्रिक्स को 4x और 3, 5 और यह दोनों जो है कंपेरेबल मैट्रिक्स है। दोनों का ऑर्डर सेम है। ये भी 2 into 2 कोटि का है, वो भी 2 into 2 कोटि का है और कंपेरेबल है। तो इसको कंपेयरिंग कर देंगे। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब कंपेयरिंग करेंगे तो y के स्थान पे यहाँ क्या है 4, तो y का वैल्यू 4 आ गया। फिर z का वैल्यू 3 आ गया और x का वैल्यू 1 आ गया। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे प्रश्नों को सिंपली सॉल्व कर देंगे। अगर कोटि इक्वल है और बीच में इक्वालिटी का चिन्ह है तो हम दोनों साइड कंपेयरिंग कर देंगे। जैसे ये A11 है तो ये भी A11 है, तो A11 के दोनों अवयवों का मान क्या होगा, इक्वल होगा। इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके y इक्वल टू 4 मैंने लिख दिया, x इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है ना। देखिए जैसे ये किस नंबर पे है A21, ये किस नंबर पर है A21, तो इसलिए इन दोनों मानों को कंपेयरिंग कर दिए हैं, इक्वल हो गया, इक्वेशन सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का यूनिट 3 पर चलते हैं। सेम ये भी वैसे ही है जैसे इसका हम लोग सेकंड पार्ट किए थे। अब देखिए ये भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है और दोनों ऑर्डर क्या है 3 into 1 का, ये भी 3 into 1 का। तो सेम वही प्रोसेस है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। यहाँ से हमको 3 इक्वेशंस मिलेंगे, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 9। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा मिलेगा x प्लस z इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ मिलेगा y प्लस z इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। और आप लोगों ने क्लास 8 से ही लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे हैं, तो इसमें सिंपल सा है। आप सबके अपने दिमाग पर डिपेंड करता है आप किस तरह सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, पहले 1, 2 को सॉल्व करेंगे और वो भी क्या करेंगे, सेम। देखिए ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो जब सेम इसका चिन्ह रहे तो हम उसका ऑपोजिट कर देते हैं, यानी माइनस करते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। x प्लस y प्लस z इक्वल टू 9 और यहाँ x प्लस z इक्वल टू 5। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, x से x और z से z। y इक्वल टू कितना आ गया 4। अब y का वैल्यू हम किस में रखेंगे, 2 में। लिखेंगे पुटिंग the value of y in equation 2 में रखेंगे, 2 नहीं, यहाँ 3 में रखना होगा क्योंकि इसमें y तो है नहीं।
तो ये y के जगह पर 4 प्लस जेड इक्वल टू 7। इस तरह हमारा z का वैल्यू कितना आया, 3 आया। अब y z का वैल्यू किस में पुट करेंगे, 1 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and z in इक्वेशन फर्स्ट। तो x y ये दिया है, x के जगह पर हमको क्या लिखना है, फाइंड करना है। y का मान जो है 4 आया है, प्लस z का मान 3 आया है, इक्वल टू 7। y का मान 4 और z का मान 3 और यहाँ पर 9 दिया है। तो यहाँ x इक्वल टू 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। आंसर में हो जाएगा x इक्वल टू कितना आया है, 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और इक्वेशन तो आप लोग क्लास 8 से ही पढ़े होंगे, सिंपली समझ में आ गया होगा। राइट डाउन दिस वीडियो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे ही 6, 7 सारे क्वेश्चन लग रहा है वैसे ही है। तो यहाँ पर एक बार मैं अवयव को लिख ले रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा प्लेस बचाने के लिए। अब हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग ऑन both sides we get a माइनस बी इक्वल टू -1। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 2a प्लस सी इक्वल टू 5। इक्वेशन 2 हो गया। 2a माइनस बी इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 हुआ। और 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये 4 हुआ। अब आप सुविधा के अनुसार जो इक्वेशन आपको इच्छा करे ठीक हो जाएगा। हम पहले इक्वेशन 1 से ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू, ये माइनस बी उधर जाएगा तो b माइनस 1। फिर अब क्या लेंगे, इसका पुटिंग वैल्यू a इन थर्ड। a का मान जो है इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए। तो 2 a की जगह b माइनस 1 माइनस b इक्वल टू 0 implies that 2b माइनस 2 माइनस b इक्वल टू 0। 2b से b जाएगा, केवल b बचेगा, b इक्वल टू 2। b का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब हम b का वैल्यू 1 में रख देंगे तो a का निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a b का वैल्यू कितना है, 2 इक्वल टू -1। तो a इक्वल टू, ये -2 उधर जाएगा, +1। यहाँ पर हमारा a और b निकल गया। अब a का वैल्यू जो है सेकेंड में रखिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो 2 into 1 plus c equal to 5 implies that c equal to 2 1 जा 2, 5 minus 2 equal to 3। c का वैल्यू निकल गया। अब c का वैल्यू जो है फोर्थ इक्वेशन में रख देंगे, d का निकल जाएगा। लिख दे रहे हैं फ्रॉम
इक्वेशन 4। तो 3 और c का वैल्यू कितना आया है 3 प्लस d इक्वल टू 13 इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर आ गया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4। अल्टरनेट नंबर में आ गया। यहाँ देखिए दिया है a इक्वल टू aij, यानी यह जो है एक मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, और ये भी दे दिया है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। तो ये कौन से कंडीशन को फॉलो करेगा, ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आपको चूज करना है कि इस कंडीशन के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पहला ऑप्शन है m इज़ लेस देन n, m इज़ ग्रेटर देन n, m इक्वल टू n, और अंतिम ऑप्शन जो है नन ऑफ दिस है। तो आपने मेरे पहले वीडियो में पढ़े थे कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। तो वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिसमें रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या इक्वल होती है, और हम पंक्तियों की संख्या को m से डिनोट करते हैं और स्तंभ की संख्या को n से डिनोटेड करते हैं। तो यहाँ पर वर्ग आव्यूह में जानते हैं, यहाँ से हम सॉल्यूशन एक लाइन में दे देंगे कि वर्ग आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या n बराबर होता है। ये हम इसके डिफिनीशन में पढ़ चुके हैं। यानी बराबर है, यानी हमारा कंडीशन निकल के आया स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m इक्वल टू n बाय डिफिनीशन। इसमें जो वर्ड में बोला है पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर होता है, किस मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो हमारा कंडीशन ये है, अर्थात हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ये और एक मैट्रिक्स ये, किन मानों के लिए इक्वल है। x के लिए इक्वल है क्या है, तो हम इसको इक्वल बना दिए, दोनों समीकरण को क्या किए, कंपेयरिंग कर दिए। तो यहाँ से हमको 4 इक्वेशंस मिले। ये किसका स्थान है, कौन सा एलिमेंट का, A11 का है, ये भी क्या है A11। तो कोई मैट्रिक्स यदि इक्वल होंगे तो उनके सेम प्लेसेस वाले एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। A11 मैंने इक्वल कर दिया प्रॉपर्टी के अनुसार। ये क्या है A12 है, ये भी क्या है A12 है, तो इसको भी इक्वल कर दिए। ये क्या है A21 और इसका कौन सा होगा A21 8 ये वाला। उसके बाद ये क्या है 22, ये क्या है 22। हमने फोर्थ इक्वेशंस को यहाँ राइट डाउन कर लिया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू ये अदर साइड जाएगा तो -7/3 हो गया, और यहाँ भी x। अब किसी आव्यूह में
एक ही अव्यय के दो मान पॉसिबल नहीं है। और हम देख रहे हैं यहाँ कि x के दो अलग अलग मान आया, -7/3 और इधर -2/3। तो यदि x का मान यहाँ रखते हैं तो कुछ और आएगा, और x का मान -2/3 रखेंगे तो कुछ और आएगा। तो यह कंडीशन जो है कंपेरेबल का नहीं होगा, यानी दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं होगा। तो यह संभव नहीं है, क्योंकि A11 वाला जो स्थान है वहाँ x के दो मान रखेंगे तो A11 के दो मान आएंगे, जबकि एक ही अवयव में दो अलग अलग मान पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता है। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। बोला है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। पहले हम ये समझ ले रहे हैं इसका कहना क्या है। देखिए, ये बोला है 3 × 3। 3 × 3 का मतलब उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 9 होंगे, और उन 9 को बदल बदल के लिखने से हमारे कितने प्रकार के अवयव निकलेंगे उसके नंबर्स को लिखना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे अवयवों में कुल अवयव इक्वल टू 3 × 3 इक्वल टू कितना हुआ 9, यानी टोटल 9 एलिमेंट है जिसको 3 × 3 ऑर्डर में हमको फिल करना है। तो अब लिखेंगे, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, इसमें हमको जो जैसे यहाँ पर 0 1 1 0 करके बनाना है, तो 0 1 यानी 2 अंक को फेर बदल करके हमको कितने मैट्रिक्स बनाएंगे। तो लिखेंगे अवयवों की संख्या, यानी 2 अंक, यहाँ 2 अंक से 9 स्थान भरने हैं। तो 2 और कितने स्थान भरने हैं 9। अगर 3 अंक होते तो यहाँ पर क्या हो जाता 3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 512। अर्थात हमारा विकल्प डी सही है। डी नंबर। हाँ, तो बच्चों हम लोग मैट्रिक्स का प्रश्नावली 3.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ असुविधा हुई होगी या मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन भली भांति समझ में नहीं आता होगा, या आपके जो भी सुझाव है भाषा शैली वगैरह, जिस प्रकार की हमारी कमियों को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसे दूर कर सकूं। क्योंकि मैं YouTube पर पहली बार स्टडी करा रहा हूं, तो कुछ फ्लैक्चुएशन मेरे अंदर होता है। जल्दी मैं उसको कवर कर लूँगा और एक परफेक्ट टीचर की भांति आपके समझ प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।